कि अब होने वाला है डर का असली एहसास। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी FM में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खौफनाक दास्तान जो कंटीली सरहदों के उस पार से चलकर आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में आपको मिलेगा रहस्य, रोमांच और एक ऐसी पिशाचिनी का सामना जो मौत का दूसरा नाम है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और डूब जाइए डर के इस गहरे सागर में। कहानी शुरू होती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कंटीली तारों और बंकरों के बीच एक ऐसी खामोशी पसरी रहती थी जो अक्सर किसी अनहोनी की दस्तक देती थी। ये वो इलाका था जहां दिन में सूरज अपनी प्रचंड गर्मी से सब कुछ झुलसा देता था और रात में तारों की टिमटिमाहट भी डर का एहसास कराती थी। भारतीय सेना के जवान अपने वतन की हिफाजत के लिए हर पल चौकन्ने रहते थे। उन्हीं जवानों में से एक था नायक विक्रम सिंह। वो एक लंबा, गठीला और साहसी युवक था जिसकी आंखों में देश प्रेम की चमक हमेशा दिखाई देती थी। विक्रम अपने साथियों के बीच अपनी बहादुरी और मिलनसार स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट की सबसे अनुभवी टुकड़ियों में से एक थी जो इस दुर्गम सीमा पर तैनात थी। एक रात जब चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, विक्रम और उसके दो साथी सिपाही बलबीर और लांस नायक परविंदर सीमा पर गश्त कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी सहरन थी और दूर से सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं जो माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। यार विक्रम, बलबीर ने अपनी राइफल को कसकर पकड़ते हुए कहा, आज हवा में कुछ अजीब सी बात है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। विक्रम ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे बलबीर, तू भी ना, ये सरहद है, यहाँ तो हर रात ऐसी ही होती है। तू बस अपनी नजरें खुली रख और हर आहट पर ध्यान दे। परविंदर, जो थोड़ा शांत स्वभाव का था, ने कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। सुना है कि कुछ जवान गश्त से वापस ही नहीं लौटे। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने भी ये अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने हमेशा उन्हें सरहदी तनाव और गलतफहमी का नतीजा माना था। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा काम है सीमा की सुरक्षा करना और हम वही करेंगे। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी बूटों की हल्की आवाजें अंधेरी रात में गूंज रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी महिला के रोने की आवाज। ये आवाज इतनी दर्दनाक और करुण थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। बलबीर डर गया और विक्रम का हाथ पकड़ लिया। ये कैसी आवाज है? विक्रम ने उसे शांत रहने का इशारा किया और ध्यान से उस दिशा में सुनने लगा जहां से आवाज आ रही थी। आवाज पाकिस्तानी सीमा की तरफ से आ रही थी। शायद कोई भटक गया होगा, परविंदर ने आशंका जताई। हमें जाकर देखना चाहिए। विक्रम थोड़ा हिचकिचाया। दुश्मन की सीमा में जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन किसी मुसीबत में फंसे इंसान को छोड़कर जाना भी उसकी इंसानियत के खिलाफ था। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। वे तीनों धीरे धीरे कंटीली तारों के पास पहुंचे। रोने की आवाज अब और भी तेज और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से तड़प रहा हो। तभी उन्होंने तारों के उस पार एक आकृति देखी। अंधेरे में वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला बैठी हुई रो रही हो। उसने हरे रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था, जो सरहदी इलाकों में आम लिबास होता है। कौन हो तुम? विक्रम ने तेज आवाज में पूछा। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। चांद के धुंधले प्रकाश में विक्रम ने उसका चेहरा देखा। वो एक खूबसूरत युवती थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। मैं यहाँ भटक गई हूँ, उसने टूटी फूटी आवाज में कहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विक्रम का दिल पिघल गया। इतनी रात में एक अकेली लड़की सीमा पर भटक गई थी। उसे जरूर डर लग रहा होगा। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? विक्रम ने पूछा। मेरा नाम लैला है, मैं पास के गांव में रहती हूँ। आज शाम मैं अपने घर जा रही थी कि रास्ता भटक गई और यहाँ पहुँच गई, लैला ने सिसकते हुए कहा। विक्रम को उस पर दया आ गई। ठीक है, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम यहीं रुको, हम देखते हैं कि तुम्हें यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है। विक्रम ने बलबीर और परविंदर को इशारा किया। वे तीनों आपस में कुछ फुसफुसाए। दुश्मन की सीमा में घुसना खतरनाक था, लेकिन एक बेबस लड़की को इस हाल में छोड़कर जाना भी ठीक नहीं था। तभी लैला ने एक और करुण चीख निकाली और बेहोश होकर गिर पड़ी। विक्रम बिना सोचे समझे तारों की तरफ दौड़ा। उसने कंटीली तारों को ध्यान से देखा और एक जगह से उन्हें फैलाकर निकलने लायक जगह बनाई। बलबीर और परविंदर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, विक्रम ने कहा और तारों के उस पार कूद गया। वो लैला के पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश की। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। विक्रम ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी लैला ने अचानक अपनी आंखें खोली, लेकिन अब उन आंखों में वो मासूमियत और डर नहीं था। वे आंखें लाल रंग की थीं और उनमें एक भयानक चमक थी। लैला के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। तुम ठीक हो? विक्रम ने घबराकर पूछा। लैला ने एक भयानक हंसी हंसी जो रात की खामोशी को चीर गई। ठीक,
मैं तो हमेशा से ठीक थी बेवकूफ। अगले ही पल लैला का शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी त्वचा हरी पड़ने लगी, उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए और उसके मुंह में नुकीले दांत निकल आए। विक्रम डर से कांपने लगा। ये वो लैला नहीं थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। ये तो कोई भयानक पिशाच था। बलबीर और परविंदर तारों के उस पार से ये सब देख रहे थे। उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने अपनी राइफलें उठा ली और उस भयानक प्राणी पर गोलियां चलाने लगे। गोलियां उस पिशाच के शरीर से टकराईं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो भयानक प्राणी विक्रम की तरफ घूमा, जिसकी आंखों में अब सिर्फ डर और असहायता थी। उस पिशाच ने एक भयानक चीख निकाली और विक्रम पर झपट पड़ा। विक्रम ने अपनी राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत देर कर चुका था। उस पिशाच के नुकीले पंजे विक्रम के गले पर गड़ गए। विक्रम एक दर्दनाक चीख मारकर नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने आखिरी बार अपने साथियों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में आंसू थे। बलबीर और परविंदर लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन वो पिशाच टस से मस नहीं हो रहा था। उसने विक्रम के शरीर को हवा में उठाया और एक झटके में उसका गला चीर दिया। खून की धारा बह निकली और जमीन पर फैल गई। यह सब देखकर बलबीर और परविंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सरहद पर उन्हें ऐसी किसी भयानक चीज का सामना करना पड़ेगा। वो पिशाच, जिसके शरीर से अब भी गोलियां धंसी हुई थीं, विक्रम के खून को पीने लगा। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और उसकी हंसी और भी भयानक लगने लगी। बलबीर और परविंदर समझ गए कि अब उनके पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वे दोनों पीछे मुड़े और अपनी जान बचाने के लिए अपनी पोस्ट की तरफ दौड़ पड़े। वह पिशाच उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर विक्रम के निष्प्राण शरीर को वहीं छोड़कर पाकिस्तानी सीमा की तरफ गायब हो गया। बलबीर और परविंदर हांफते हुए अपनी पोस्ट पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को इस भयानक घटना के बारे में बताया। पूरी बटालियन में हड़कंप मच गया। किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन विक्रम का गायब होना और उनकी आंखों में दिखा डर सब कुछ बयां कर रहा था। अगले दिन एक खोजी दल विक्रम की तलाश में सीमा पर गया। उन्हें कंटीली तारों के पास विक्रम का खून से लथपथ शरीर मिला। उसके गले पर गहरे घाव थे, जैसे किसी जानवर ने उसे फाड़ दिया हो, लेकिन आसपास किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। विक्रम की मौत ने पूरी बटालियन को शोक में डुबो दिया। वो एक बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ जवान था और उसकी अचानक मौत किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। कुछ दिनों बाद सीमा पर तैनात अन्य चौकियों से भी ऐसी ही खबरें आने लगी। कुछ और जवान गश्त के दौरान गायब हो गए थे और उनके शरीर भी बुरी हालत में मिले थे। हर बार ऐसा लगता था जैसे किसी भयानक जानवर ने उन पर हमला किया हो, लेकिन कोई भी उस जानवर को देख नहीं पाया था। अफवाहें फैलने लगी कि सीमा पर कोई बुरी शक्ति घूम रही है। कुछ पुराने जवानों ने कहानियां सुनाई कि इस इलाके में सदियों पहले एक चुड़ैल रहती थी, जो राहगीरों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनका खून पी जाती थी। लोगों का मानना था कि वही चुड़ैल अब फिर से लौट आई है। इन अफवाहों के बीच लांस नायक परविंदर सिंह बुरी तरह से डर गया था। उसने अपनी आंखों से उस भयानक पिशाच को देखा था और वो जानता था कि ये कोई आम जानवर नहीं था। उसने अपने साथियों को विक्रम के साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसकी बातों को डर और सदमे का नतीजा माना। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने इन बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने सीमा पर गश्त बढ़ा दी और जवानों को रात में अकेले न घूमने की सख्त हिदायत दी। एक रात परविंदर और सिपाही हरप्रीत सिंह एक चौकी पर पहरा दे रहे थे। हरप्रीत नया जवान था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। ये सब बेकार की बातें हैं परविंदर भाई, हरप्रीत ने कहा। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, ये शायद जंगली जानवरों का काम होगा। परविंदर ने उदासी से सिर हिलाया। काश तुम सही होते हरप्रीत, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कोई इंसान या जानवर नहीं थी। उसकी आंखें कभी नहीं भूल पाऊंगा। तभी चौकी के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। दोनों जवान तुरंत सतर्क हो गए और अपनी राइफलें उठा ली। कौन है? परविंदर ने तेज आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा में सरसराहट की आवाज आ रही थी। हरप्रीत खिड़की के पास गया और बाहर देखने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे की बत्ती बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। क्या हुआ? हरप्रीत ने घबराकर पूछा। बत्ती चली गई, परविंदर ने कहा। अपनी टॉर्च निकालो। हरप्रीत ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने कमरे का जायजा लिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी उन्हें फिर से एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी और दर्दनाक सिसकी। यह आवाज चौकी के बाहर से आ रही थी। हरप्रीत टॉर्च लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। शायद कोई मुसीबत में है। रुको, परविंदर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हरप्रीत ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। बाहर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक महिला की आकृति दिखाई दी। वो हरे रंग का सलवार कमीज पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हरप्रीत ने उसके पास जाकर पूछा। वो महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी।
और उसका चेहरा दर्द से करा रहा था। मेरी मदद करो, उसने टूटी फूटी आवाज में कहा। मैं रास्ता भटक गई हूँ। हरप्रीत को उस पर दया आ गई। वह उसे सहारा देकर उठाने लगा। तभी परविंदर कमरे से बाहर आया और उस महिला को देखकर चौंक गया। ये वही है, उसने चिल्लाते हुए कहा। ये वही चुड़ैल है। हरप्रीत परविंदर की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने उस महिला की तरफ देखा, लेकिन वो तो एक बेबस और डरी हुई लड़की लग रही थी। क्या बकवास कर रहे हो परविंदर भाई, ये तो। उससे आगे कुछ कहने से पहले उस महिला ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। हरप्रीत डर से कांपने लगा। वो समझ गया कि परविंदर सही कह रहा था। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच था। उस चुड़ैल ने एक भयानक चीख निकाली और हरप्रीत पर झपट पड़ी। हरप्रीत ने अपनी राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत देर कर चुका था। उसके नुकीले पंजे हरप्रीत के चेहरे पर गड़ गए। परविंदर ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उस चुड़ैल पर गोलियां चलाने लगा। गोलियां उसके शरीर से टकराईं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो हरप्रीत को लहूलुहान करके परविंदर की तरफ घूमी। परविंदर समझ गया कि अब उसकी बारी है। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस चुड़ैल का सामना करने का फैसला किया। उसने लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन वह पिशाच तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी चौकी के अंदर से कुछ और जवान बाहर निकल आए। उन्होंने भी उस भयानक प्राणी को देखा और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। गोलियों की बौछार से वो चुड़ैल थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने एक और भयानक चीख निकाली और जवानों पर हमला कर दिया। उसके नुकीले पंजे और दांत पल भर में कई जवानों को घायल कर गए। ये एक भयानक मंजर था। भारतीय सेना के जवान, जो दुश्मनों से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, आज एक अदृश्य और अलौकिक शक्ति के सामने बेबस नजर आ रहे थे। काफी देर तक चले इस संघर्ष के बाद वह चुड़ैल अचानक गायब हो गई। अंधेरी रात में उसका भयानक साया कहीं ओझल हो गया। चौकी पर खून और घायल जवानों का ढेर पड़ा था। हरप्रीत सिंह शहीद हो चुका था और कई अन्य जवान बुरी तरह से घायल थे। इस घटना के बाद सीमा पर दहशत का माहौल और भी गहरा हो गया। अधिकारियों ने तुरंत उच्च मुख्यालय को सूचना दी। इस बार किसी को भी जवानों की बातों पर शक नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों से उस भयानक चुड़ैल का कहर देखा था। उच्च मुख्यालय से विशेष टीमें भेजी गईं, जिनमें भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों के जानकारों के साथ साथ अनुभवी सैनिक भी शामिल थे। उन्होंने सीमा के उस इलाके का गहन निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की। स्थानीय लोगों ने बताया कि सदियों पहले इस इलाके में एक खूबसूरत चुड़ैल रहती थी, जो पाकिस्तानी सीमा के पास के पहाड़ों में छिपी रहती थी। वो रात में निकलती थी और राहगीरों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनका खून पी जाती थी। माना जाता था कि उसे किसी शक्तिशाली तांत्रिक ने कैद कर दिया था, लेकिन अब शायद वह बंधन टूट गया था। जानकारों ने बताया कि ऐसी चुड़ैलों को मारना आसान नहीं होता। वे बहुत शक्तिशाली होती हैं और उन्हें विशेष मंत्रों और विधियों से ही हराया जा सकता है। इस बीच सीमा पर तैनात जवानों को और भी सतर्क रहने के लिए कहा गया। रात में गश्त और कड़ी कर दी गई और हर जवान को अपने साथ विशेष तावीज और मंत्रों से सिद्ध की हुई राख रखने की सलाह दी गई। नायक सूरज सिंह, जो विक्रम का बहुत अच्छा दोस्त था, इस घटना से बुरी तरह से टूट गया था। वो किसी भी कीमत पर विक्रम की मौत का बदला लेना चाहता था। सूरज एक बहादुर और दृढ़ निश्चयी जवान था और उसे अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से हुई घटनाओं को देखने के बाद उसे मानना पड़ा कि सीमा पर कुछ भयानक जरूर हो रहा है। एक रात सूरज अपने कुछ साथियों के साथ गश्त कर रहा था। चांदनी रात थी और चारों तरफ शांति छाई हुई थी, लेकिन सूरज का मन अशांत था। वो उस चुड़ैल को ढूंढना चाहता था और उसे मारकर अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। तभी उन्हें दूर से एक मधुर आवाज सुनाई दी। ये किसी महिला के गाने की आवाज थी, जो बहुत ही सुरीली और मनमोहक थी। आवाज पाकिस्तानी सीमा की तरफ से आ रही थी। सूरज और उसके साथी रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी, जैसे कोई गाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा हो। ये कौन गा रहा है इतनी रात में? एक जवान ने फुसफुसाते हुए कहा। सूरज ने अपनी राइफल को कसकर पकड़ा। मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, आवाज और भी स्पष्ट होती जा रही थी। तभी उन्होंने तारों के उस पार एक आकृति देखी। चांदनी रात में वह आकृति एक खूबसूरत महिला की तरह लग रही थी। वो हरे रंग का सलवार कमीज पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उनकी तरफ देख रही थी। सूरज को तुरंत विक्रम और हरप्रीत की। तभी उन्होंने तारों के उस पार एक आकृति देखी। चांदनी रात में वह आकृति एक खूबसूरत महिला की तरह लग रही थी। वो हरे रंग का सलवार कमीज पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उनकी तरफ देख रही थी। सूरज को तुरंत विक्रम और हरप्रीत की याद आ गई। उसे समझ में आ गया कि ये वही चुड़ैल है जो अपनी खूबसूरती के जाल में जवानों को फंसाकर उनका शिकार करती है। खबरदार, सूरज ने चिल्लाते हुए कहा। ये वो चुड़ैल है, कोई इसके झांसे में मत आना।
उस महिला ने अपनी मुस्कान और भी गहरी कर दी। उसकी आंखें चांदनी रात में चमक रही थी और उनमें एक अजीब सी कशिश थी। तुम मुझसे क्यों डरते हो जवान? उसने मीठी आवाज में कहा। मैं तो सिर्फ एक राहगीर हूँ जो रास्ता भटक गई है। सूरज के साथी उसकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे उसकी खूबसूरती और मीठी बातों के जाल में फंसते जा रहे थे। मत सुनो इसकी बातें, सूरज ने उन्हें झकझोरते हुए कहा। ये एक पिशाच है, इसने विक्रम और हरप्रीत को मार डाला। सूरज की बातों का उसके साथियों पर असर हुआ। वे उस महिला से अपनी नजरें हटाने लगे और अपनी राइफलें उठा ली। तुमने मेरे प्यारों को मार डाला, सूरज गुस्से से चिल्लाया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सूरज ने अपनी राइफल से उस चुड़ैल पर गोली चला दी। गोली उसके सीने में लगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो सिर्फ एक भयानक हंसी और तारों के उस पार से गायब हो गई। सूरज और उसके साथी पूरी रात उस इलाके में उसकी तलाश करते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगली सुबह उन्होंने उस जगह पर खून के निशान देखे, लेकिन चुड़ैल का कोई पता नहीं चला। इस घटना के बाद सूरज और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो उस चुड़ैल को ढूंढ कर मारेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। सूरज ने स्थानीय लोगों और जानकारों से उस चुड़ैल के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि उस चुड़ैल का नाम लैला था और वो सदियों पहले एक खूबसूरत लड़की थी जिसे प्यार में धोखा मिला था। गुस्से और नफरत में उसने काले जादू का सहारा लिया और एक शक्तिशाली चुड़ैल बन गई। उसे सिर्फ प्यार और भरोसे से हराया जा सकता था। सूरज को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। प्यार और भरोसा, एक चुड़ैल को, ये कैसे मुमकिन था? लेकिन सूरज हार मानने वाला नहीं था। उसने उस चुड़ैल को हराने का एक अनोखा तरीका सोचा। अगली रात सूरज अकेला ही उस जगह पर गया जहां उसने लैला को देखा था। उसने अपने साथ कोई हथियार नहीं रखा था। वो सिर्फ अपने दिल में प्यार और भरोसे की भावना लेकर गया था। चांदनी रात थी और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। सूरज उस कंटीली तारों के पास खड़ा हो गया और लैला को पुकारने लगा। लैला, क्या तुम यहाँ हो? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे तारों के उस पार से एक आकृति दिखाई दी। ये लैला थी, लेकिन आज वो पहले से ज्यादा उदास और कमजोर लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जवान? लैला ने धीमी आवाज में पूछा। क्या तुम मुझसे डर नहीं थे? डर तो मुझे तब लगा था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, सूरज ने कहा, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। लैला हैरान होकर उसे देखने लगी। किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी। तुम मुझे क्या समझना चाहते हो? मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है लैला। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और मुझे ये भी पता है कि तुम अंदर से कितनी दुखी हो। लैला की आंखों में आंसू आ गए। सदियों में पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ को समझा था। हाँ, मैं दुखी हूँ, उसने कहा। मुझे प्यार में धोखा मिला था और उस दर्द ने मुझे एक पिशाच बना दिया। अब मैं सिर्फ नफरत और बदला लेना जानती हूँ। लेकिन क्या ये सही है लैला? सूरज ने पूछा। क्या नफरत और बदला लेने से तुम्हें शांति मिलेगी? क्या तुम हमेशा इसी तरह अकेली और दुखी रहना चाहती हो? लैला चुप हो गई। उसे सूरज की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। तो तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस नफरत और बदले की आग से बाहर निकलो, सूरज ने कहा। मैं तुम्हें प्यार और भरोसा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो खुशी देना चाहता हूँ जो तुम्हें कभी नहीं मिली। लैला की आंखों में हैरानी और अविश्वास था। क्या कोई उसे प्यार कर सकता था? क्या वो फिर से खुश हो सकती थी? सूरज ने धीरे धीरे कंटीली तारों की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे अपना हाथ दो लैला, हम मिलकर इस दर्द से बाहर निकलेंगे। लैला कुछ देर तक हिचकिचाई, फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और सूरज के हाथ में दे दिया। उसके हाथ ठंडे और बेजान थे। जैसे ही उनके हाथ मिले, एक अजीब सी रोशनी फैली। लैला के शरीर में बदलाव होने लगा। उसकी हरी त्वचा फिर से गुलाबी हो गई। उसके नुकीले नाखून छोटे हो गए और उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई। वो फिर से वही खूबसूरत लड़की बन गई जिसे विक्रम ने पहली बार देखा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उनकी जगह शांति और कृतज्ञता थी। धन्यवाद, लैला ने धीमी आवाज में कहा। तुमने मुझे बचा लिया। सूरज ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। नहीं लैला, तुमने खुद को बचाया है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया। उस रात सीमा पर कोई खून नहीं बहा। उस रात नफरत पर प्यार की जीत हुई थी। लैला ने सूरज को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसे एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसका कत्ल कर दिया था। उस दर्द और गुस्से में उसने काले जादू का सहारा लिया और एक चुड़ैल बन गई। सदियों से वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही थी और सीमा पर आने वाले जवानों को अपना शिकार बना रही थी। सूरज ने लैला को माफ कर दिया और उसे भरोसा दिलाया कि अब वो अकेली नहीं है। उसने उससे वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे प्यार और खुशी देगा। अगले दिन सूरज ने अपने अधिकारियों को सारी बात बताई। पहले तो किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने लैला को देखा तो वे हैरान रह गए। उच्च अधिकारियों ने इस मामले पर विचार किया और फैसला किया कि लैला को भारत में रहने दिया जाएगा। उसे एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया गया। सूरज और लैला की प्रेम कहानी सीमा के दोनों तरफ फैल गई। लोगों ने कहा कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो नफरत और बुराई को भी हरा सकता है।
सूरज और लैला ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। लैला ने अपना पिछला जीवन भुला दिया और एक नई शुरुआत की। सूरज ने हमेशा उसका साथ दिया और उसे प्यार और सम्मान दिया, और सीमा पर वो भयानक चुड़ैल का साया हमेशा के लिए गायब हो गया। जवानों ने फिर से शांति और सुकून से अपनी ड्यूटी करनी शुरू कर दी। विक्रम और हरप्रीत की शहादत रंग लाई थी, क्योंकि उनकी मौत ने एक ऐसी प्रेम कहानी को जन्म दिया था जिसने नफरत की दीवार को तोड़ दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह रोमांचक और डरावनी कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी FM को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हर बार नई और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।